Welcome to C. Anjali Jain classes, your buddy to make audit easy. And I hope you are literally finding the subject auditing and assurance as easy as I could make for you. तो पिछले लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ पॉसिबल नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड द रेगुलेशंस। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इंडिकेशंस तो हमने देख लिया है, बट अब मैटर्स क्या क्या रेलिवेंट हो गए जो कि ऑडिटर के इवैल्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज मैटर्स एंड दीज आर ओनली थ्री। उसको हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं वन बाय वन। मैटर्स रेलिवेंट टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन एंड अगेन क्योंकि ये जो ऐसे 250 है स्कैटर्ड है, इसको हम समरी फॉर्म में लेके आएंगे एंड आई विल बी मेकिंग यू गो थ्रू कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं एंड इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ये समझ के चलनी है एंड इस पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको एक पेज पे थॉरली समरी बना के दे दूंगी, ठीक है। Matters relevant to the auditor's evaluation of the possible effect on the financial statement। अब उसको ऑडिटर को क्या इवेल्युएट करना है कि जो भी नॉन कंप्लाइंस हुआ है उसके पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन वी हैव द फर्स्ट पॉइंट इन द प्लेट, the potential financial consequences of the non compliance। potential financial consequences देखना है with the laws and the regulation। अगर हमने नॉन कंप्लाइंस कर दी है तो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच विल इंक्लूड फॉर एग्जांपल द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स जो कि हम पढ़ते आ रहे स्टार्टिंग से, देन पेनल्टीज, देन डैमेजेस, देन थ्रेट फॉर द expropriation of the asset and an enforced discontinuation of the operation and litigation। enforced discontinuation of the operation का क्या मतलब है, liquidity, bankruptcy of your company, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। From where we need to read from the notes, it's right from there। matters relevant to the auditor's evaluation, potential financial consequences of non-compliance। auditor should evaluate how non-compliance financially impact the company। अगर कोई non-compliance होती है तो वो financially कंपनी को किस तरीके से अफेक्ट करेगी वो हमें evaluate करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी वॉयलेट जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ वॉयलेट कर दिया उसने तो 2 CR की पेनल्टी आ गई जो कि मेरे पीएल को हिट कर देगा। अगर मैंने एनवायरमेंटल वायलेशन किया, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन ज्यादा फैलाया मेरी फैक्ट्री ने, तो इट विल फोर्स मी टू शट डाउन दी फैक्ट्री टेम्पररली और परमानेंटली। देन वी हैव गवर्नमेंट कैंसल्स माइनिंग लाइसेंस। हो सकता है जो मेरी एंटिटी है वो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन के काम में लगी हो, लाइसेंस रद्द कर दिया बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लाइंस, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सप्रोप्रिएशन रिस्क हो जाएगा, मेरी जो एसेट है वो लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ मेजर एसेट, क्योंकि माइनिंग ही तो थी। कंपनी शूड बाय कस्टमर। अब कस्टमर का अगेन वही वाला एग्जांपल कि कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हमने बेच दिया या फिर ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं थे, हमने उसका क्वालिटी टेस्ट नहीं कराया था, बिना क्वालिटी टेस्टिंग के हमने मार्केट में उसको उतार दिया था बेचने के लिए एंड उससे कस्टमर को क्या हो गई, इंजरी हो गई एंड कस्टमर ने क्या डाल दिया अपने ऊपर, केस ठोक दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं एंड ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल इन द टर्म की डायरेक्ट अमाउंट एंड डिस्क्लोजर को अफेक्ट करेगी एंड ऑपरेशनल इन टर्म्स की मेरा मेजर लॉस ऑफ एसेट भी हो सकता है एंड इट विल फोर्स मी टू लिक्विडेट माय ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो दीज अफेक्ट द एक्सपेंस, एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही, पीएल को हिट मारेगा, पेनल्टीज वगैरह। लायबिलिटी यानी अगर टैक्स लायबिलिटी आएगी मेरे पास एंड और गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब कि फोर्स टू शट डाउन दी ऑपरेशंस। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज whether the potential financial consequences require disclosure। अब हमने ये तो देख लिया कि potential financial consequences of non compliance हो क्या सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि चलो ठीक है वो हो गए, अब डिस्क्लोजर्स हमें क्या क्या देना पड़ेगा। हम बात करें वो हो गए, अब डिस्क्लोजर्स क्या क्या देना पड़ेगा ऑन दी पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्क्लोजर जैसे कि whether डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, हमें ये देखना है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, इवन इफ अमाउंट इज अनसर्टेन। हो सकता है कि मान लो मेरे पे कोई केस चल रहा है बट उस केस का कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, इवन आई हैव कम्युनिकेटेड विद माय लॉयर, द इन हाउस काउंसिल मेंबर्स ऑफ द लीगल टीम एंड ऑल्सो द थर्ड पार्टी लॉयर, तो वो ये कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही है कि हमारा जो आउटफ्लो ऑफ द
रिसोर्सेज है इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट केस कितना होगा। तो ठीक है, हम अमाउंट नहीं लगा पा रहे पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड डिस्क्लोज दिस एज कंटीजेंट लायबिलिटी कि हमारे ऊपर लो सूट चल रहा है एंड कुछ हमारा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो डेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग ना हो। आई हैव टेकन द एग्जाम्पल केस फाइल्ड अगेंस्ट अ कंपनी बट आउटकम पेंडिंग, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया। देन इनकम टैक्स डिस्प्यूट अंडर अपील, अपील में चल रहा है इनकम टैक्स का डिस्प्यूट, बट उसका भी अगेन आउटकम नहीं पता है हमें क्या रहने वाला है, तो वी नीड टू डिस्क्लोज इट। देन सेबी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग, अगेन सेबी की इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है कुछ रूमर्स की वजह से, कंपनी को पता है कि रूमर्स की वजह से है, बट हमें क्योंकि उसका आउटकम नहीं निकला है, वो एंड रिजल्ट पे कंक्लूजन पे नहीं आए हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्क्लोज द फैक्ट दैट देयर इज इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन to make the transparent disclosure to have the transparency in the eyes of stakeholder of the entity the company। तो non disclosure may lead to misleading financial statement, इससे क्या होगा, अगर हमने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर देगी, मिसलीड कर देगी, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा, राइट। तो इट वाज द एग्जांपल ऑफ सेकंड पॉइंट कि इज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, and if required you should give them at a footnote to the balance sheet and an annexure also। Then we have whether potential financial consequences are so serious, इतने serious है क्या, as to call into question the fair presentation of the financial statement, जो कि financial statement की ड्राफ्ट पे ही या फिर फेयर प्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन उठा दे, और अदरवाइज मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बना दिया उन्होंने, मिसलीडिंग बना दिया। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, मेरी क्लास में तुम्हें एग्जांपल पे एग्जांपल ही मिलेंगे। Whether impact is so serious that financials become misleading. If impact is very significant, it may affect the true and fair view of the financial statement। इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट हुआ तो इसे ट्रू एंड फेयर व्यू पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो मेन प्लांट था वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया परमानेंटली, जहां से कंपनी का मेजर रिवेन्यू बनता था। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है वो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में है, आउटफिट्स एंड अपैरल फैशन, ठीक है, उसकी इंडस्ट्री में है, एंड उसका एक पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड प्लांट था, और वही वाले कपड़े ज्यादा बिकते थे कि 3 लाइन वाले डिजाइन के, ठीक है, अब ब्रांड ब्रांड तो मैं नहीं बोलूंगी, 3 लाइन वाले डिजाइन के कपड़े बिकते थे। वो प्लांट क्या हो गया, उसका बंद हो गया, मेजर प्लांट जिसके थ्रू जो कंपनी है वो रिवेन्यू ह्यूज अमाउंट में कमाती थी, वो प्लांट उनका शट डाउन हो गया परमानेंटली, और इसका कोई डिस्क्लोजर दिया नहीं कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इससे क्या होगा, जो यूजर्स है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मिसगाइडेड हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे। ह्यूज पेनल्टी ऑफ 50 CR, अब ये तो एक एग्जाम्पल था। देन उसके बाद वी हैव ह्यूज पेनल्टी इग्नोर्ड नॉट रिकॉर्डेड प्रॉफिट शोन आर्टिफिशियली हाई। अब ह्यूज पेनल्टी थी जो कि मैनेजमेंट को ऑलरेडी पता थी 50 CR की, अब 50 CR का अमाउंट अगर पीएल पे डालते तो पूरा हिट मारता, और जो प्रॉफिट है वो 50 CR से कम हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है टू शो द प्रॉफिट दैट वी आर अर्निंग द प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं है। Then we have major fraud under the investigation but not disclosed। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें पक्का पक्का पता है कि मेजर फ्रॉड है, 1 CR से ऊपर का है। अब आपको पता होगा कि जो कंपनीज एक्ट है, जो बच्चे लो पढ़ के आई है, उसमें ऑडिटर को इफ फ्रॉड इज एक्सीडिंग 1 CR तो ADT 4 में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है इन अ सील्ड फाइल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑडिट इनसाइट्स क्या रहेंगे, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, या तो क्वालिफाइड जाएगा या एडवर्स। अब इसके बेसिस हम देखेंगे कि क्वालिफाइड कब जाता है, एडवर्स कब जाता है। इन SA 700 सीरीज, SA 700, SA 705, इनमें हम इसको देखने वाले हैं। और कंसीडर दी गोइंग कंसर्न बेसिस, अब मेजर प्लांट ही जो है वो खतरे में है, वो बंद हो चुका है, तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न भी क्या होगी, अफेक्ट कर जाएगी। इफ कंपनी इज नॉट एबल टू ऑपरेट विदाउट दिस मेजर प्लान, देन हाउ यू कैन से कि वो फ्यूचर में रिवेन्यू जनरेट कर लेगी।
तो दिस विल क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। तो ये हमें क्या देखने थे, इम्पैक्ट देखने थे, द रेलिवेंट मैटर्स इन द ऑडिटर्स इवेल्युएशन की पोटेंशियल पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेंगे ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द लॉज। अगर नॉन कंप्लायंस है तो पहले उसको ढूंढो कि क्या क्या है, जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन, पेनल्टी, डैमेजेस, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जैसे माइनिंग का एग्जांपल दिया। फिर अगर पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसको डिस्क्लोज करना है कि नहीं, वो देखो डिस्क्लोज करना है। क्या वो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इतने सीरियस है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिखाए, और इट विल कॉल अपॉन द क्वेश्चन ओवर द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। ये चीज हमने देखी, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस टॉपिक एंड वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is we have another topic in our plate, that is procedure to identify instances of the non compliance other laws and regulation। अब हम procedure देखेंगे किस चीज के, नॉन कंप्लायंस के, अदर लॉज एंड रेगुलेशन के। हमने अदर लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स हम देखने वाले हैं। आप समझ पा रहे हो हेडिंग को, कि अदर लॉज एंड जो रेगुलेशंस है उसकी नॉन कंप्लायंस हुई है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। पहले इसको हम नोट से पढ़ेंगे, देन विल गेट बैक टू आवर बुक। देखो बुक में शायद तुम्हें समझना है, पहले हम इसको नोट से पढ़ेंगे, देन हम बुक से पढ़ने वाले हैं। So we have procedure to identify instances of the non-compliance other laws and regulations. The laws having fundamental impact on the operation. कुछ laws ऐसे होते हैं जिनका fundamental impact है on the operation, जैसे कि some laws are critical that non-compliance कैन शट डाउन द बिजनेस और अफेक्ट द गोइंग कंसर्न। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से, अगर हमने कुछ लॉज ऐसे हो गए अगर जिनको हमने नॉन कंप्लाइंट कर दिया तो हमारा जो ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है वही क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बैंकिंग के केस में, बैंकिंग एंटिटी है कोई, अगर उसने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं मेंटेन की। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आप सीए इंटर में पढ़ के आए हो, एंड फाइनल वालों को थोड़ा थोड़ा पता होगा, नहीं भी पता है तो बैक चैप्टर्स में अपना बैंकिंग एंड एनबीएफसी का चैप्टर है, वहां पे आपको सिखाया जाता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो बैंक फेल्स टू मीट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इससे क्या हो सकता है कि उसका लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ बैंकिंग कंपनी क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ऑपरेशन में स्टॉप। उसके बाद है एनबीएफसी। एनबीएफसी फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और इसकी रेगुलेशन कौन सी होती है, रेगुलेशन नंबर 45 आई ए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 45 आई ए रजिस्ट्रेशन करवाइए। भनवर भुराना सर हमें ऐसे याद कराते थे। एंड एनबीएफसी fails to obtain registration, sorry भनवर भुराना सर नहीं, शुभम केशवानी सर, 45 IA रजिस्ट्रेशन करवाइए, सब बीबी वर्चुअल्स पे ना इसीलिए। एंड एनबीएफसी फेल्स टू obtain registration under RBI Act 1934 can't legally operate। जिस एंटिटी ने एज एन एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन ही ऑब्टेन नहीं किया तो हाउ कैन इट ऑपरेट एज एन एनबीएफसी। ठीक है, कुछ ये फंडामेंटल नॉन कंप्लाइंस है जो कि हमारे जो बिजनेस को है उसको शट डाउन कराने में काफी है। फिर उसके बाद फार्मा कंपनी वॉयलेट्स ड्रग लाइसेंस कंडीशंस। फार्मा कंपनी ने क्या किया, वॉयलेट कर दिया ड्रग लाइसेंस कंडीशंस को, तो इससे क्या हो जाएगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी क्या हो सकती है, सील्ड हो सकती है, उनका जो प्लांट है उसको बंद किया जा सकता है और वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगी। देन वी हैव टेलीकॉम कंपनी वॉयलेट स्पेक्ट्रम रूल्स। स्पेक्ट्रम रूल्स को उसने वॉयलेट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइसेंस उसका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो यही चीज हमने पढ़ा कि कुछ लॉस फंडामेंटल टू ऑपरेशन होते हैं, अगर उनको हमने नॉन कंप्लाई किया तो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न टू आवर एंटिटी। तो हम इन शॉर्ट क्या बोलना चाह रहे हैं,
Auditor must give special attention because impact equals to business survival risk. इसका क्या impact रहेगा, हमारा business survival risk आ जाएगा. Then we have other laws. Some laws affect operations but may not directly impact financial statement immediately. कुछ laws ऐसे होते हैं जो कि operation को affect करते हैं, अगेन वही वाली बात है जो हमने ऊपर पढ़ी है, बट डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे एफएस को. जैसे कि लेबर लॉज वायलेशन, कि हमने मिनिमम वेजेस नहीं दी, फैक्ट्री सेफ्टी नॉर्म्स इग्नोर्ड, कि मेरा कोई लेबर काम कर रहा था, सेफ्टी इक्विपमेंट मैंने लगा नहीं रखे थे मशीनरी पे, उसके हाथ कट गए जिसकी वजह से कंपनसेशन क्लेम आएगा, लीगल केस बनेगा. फिर उसके बाद एनवायरमेंट नॉन कंप्लाइंस, पोल्यूशन ज्यादा फैला दिया, आपकी कार्बन क्रेडिट एग्जॉस्ट हो गए थे, इससे क्या होगा, क्या मेरे को डे वन से पता है, मैं मतलब प्लान करके चल रही हूँ कि ना मतलब मुझे तो ना नॉन कंप्लाइंस करनी है, मेरे को तो मजा आता है नॉन कंप्लाइंस करने में, मैं कार्बन क्रेडिट्स को एग्जॉस्ट करूंगी, पोल्यूशन फैलाऊंगी, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाऊंगी तो मेरे लेबर परेशान हो जाएंगे, लेबर को मिनिमम वेजेस नहीं दूंगी, तो मैं ना एक काम करती हूँ पहले से इसका प्रोविजन बुक कर लेती हूँ. ऐसे कभी सुना है आपने? लो थोड़ी बोलता है ऐसा कि तुम नॉन कंप्लाइंस करो तो इसका प्रोविजन बना के रखना, नहीं. जब आप नॉन कंप्लाइंस करोगे तब आपके पास इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा कि आपको ये पेनल्टीज, लीगल केस, रेपुटेशन डैमेज, इन सबको भुगतना पड़ेगा. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अब हम किसकी बात करते हैं इसी टॉपिक में, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की. ऑडिटर्स प्रोसीजर एम टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लाइंस दैट में मटीरियली अफेक्ट द एफएस. अब ये बहुत ज्यादा मेन लाइन है. ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम पढ़ेंगे ओवरऑल, जब हम पूरा ऐसे खत्म कर चुके होंगे तब तुम्हें ऑब्जेक्टिव समझ आएगा. फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आया है. तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं रहेगा, ये नहीं चेक करना उसको कि कंप्लाइंस हो रहा है सारे लॉ से कि नहीं हो रहा है. उसको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा लॉ है जिसका नॉन कंप्लाइंस हो रहा है. उसको रिपोर्टिंग कंप्लाइंस की नहीं करनी है. मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनो. ऑडिटर को रिपोर्टिंग इस चीज की नहीं करनी कि सारे लॉस कंप्लाइंट है, नहीं. ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट करना है, ये डिटेक्ट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पर्टिकुलर लॉस है जो कि एफएस को मटीरियली अफेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत जोर लगा के आपको समझाने का कोशिश किया है. इफ नॉट स्टिल यू कैन आस्क मी डाउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब कमेंट बॉक्स. तो स्मॉल लेवल लॉज वायलेशन नॉट मटीरियल, ह्यूज एनवायरमेंटल पेनल्टी हो गई 20 CR की, ये क्या हो जाएगी, मटीरियल हो जाएगी. ठीक. फिर उसके बाद नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाइड थ्रू ऑडिट प्रोसीजर्स. अब नॉन कंप्लाइंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू, जैसे कि हम क्या करेंगे, रीडिंग द मॉम, मम्मी को पढ़ना है, नहीं नहीं, मिनट्स ऑफ मीटिंग को पढ़ना है. इट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग. रीडिंग मॉम, मम्मियों को तो हम कभी पढ़ नहीं सकते, कभी कुछ मूड होता है, कभी कुछ मूड होता है, हंसते हंसते भी डांट देती है. रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, अपने टॉपिक पे आते हैं, छोड़ो. रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को हमने रीड किया और उसमें क्या डिस्कशन आया था, कंपनी इज अंडर डी इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटी. कंपनी क्या है, इन्वेस्टिगेशन में चल रही है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा. तो यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करके ऑडिटर को क्या क्लिक हो जाना चाहिए एज अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि यहाँ पे पॉसिबल नॉन कंप्लायंस हो सकती है जिसकी वजह से टैक्स अथॉरिटी कंपनी के पीछे पड़ी है. ठीक. ये अपना पहला प्रोसीजर की रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग. देन उसके बाद इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल. मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल से हमें क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है. इंक्वायरी अबाउट ऑन गोइंग केसेस फॉर द लॉयर, फ्रॉम द लॉयर. इंक्वायरी अबाउट ऑन गोइंग केसेस, अब कंपनी में कौन कौन से ऑन गोइंग केसेस चल रहे हैं उसके बारे में हम किससे इंक्वायर करेंगे, लॉयर से करेंगे. एंड देन हम ये देखेंगे कि वो क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर एंड केसेस बता रहे हैं जिसकी वजह से मेरी कितनी पेनल्टीज आ सकती है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, वो देखना है. उसने मेरे को बताया कि 15 CR का केस पेंडिंग चल रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल वायलेशन, तो ये मुझे पता चल जाएगा. यानी मेरा नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर क्या है, पहला था रीडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, देन सेकंड हो गया इंक्वायर विद मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग. क्या हो गया मेरे पास, सब्सटेंटिव टेस्टिंग. ऑडिटर फाइंड ह्यूज कैश पेमेंट. उसने क्या पाया, यूज कैश पेमेंट हुई है विदाउट इनवॉइसेस, इनवॉइसेस नहीं है और यूज कैश पेमेंट की है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने कोई इलीगल पेमेंट की है या कोई फ्रॉड किया है या फिर ब्लैक मनी में, मनी लॉन्ड्रिंग में आप इन्वॉल्व हो, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है.
तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करनी है। तो ये चीज़ें तो मैंने क्या किया, आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अब ये चीज़ हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अपनी बुक से पढ़ने वाले हैं। दैट इज आर बेयर ऐसे। एंड बेयर ऐसे आपको कहाँ से मिलने वाला है, चलो तो मैं दिखा ही देती हूँ आज, क्योंकि सम ऑफ स्टूडेंट वर आस्किंग अबाउट कि बेयर ऐसे का जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिल सकता है। सो लेट मी गो यू थ्रू विद दैट, एंड फिर हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट अनोटेड पीडीएफ तो मैं तुम्हें बाद ही में देती हूँ। अभी के लिए आपको जस्ट टाइप करना है ICAI रिसोर्सेज। क्या टाइप करना है, ICAI रिसोर्सेज, जस्ट एंटर। यस, एंड पहला ही कॉलम इसका आ जाएगा रिसोर्सेज का, देन क्लिक इट। अभी आई एम रिकॉर्डिंग क्लास ना, तो थोड़ा सा नेट स्लो चलेगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी बेयर टेक्स्ट आ जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर लोकल बॉडीज, लिस्ट ऑफ एक्सपोजर, ड्राफ्ट, गाइडेंस नोट, ICAI वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स है। आपको किस पे जाना है, इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड अपने वही ऐसे 2 सीरीज, 3 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, 500, ये चलता जाएगा 800 सीरीज तक। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हमारे हो गए ऐसे 220 और SQC 1। फिर उसके बाद अदर रिलेटेड सर्विसेज वाले अलग हो जाते हैं, अदर एश्योरेंस सर्विसेज वाले हो जाते हैं अलग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो क्वालिटी कंट्रोल के ये हो गए SQC 1, SQM 1 एंड SQM 2। बट हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो एक एक करके हमें सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ बेयर टेक्स्ट में बेयर एसेस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हम ये कहाँ से ले रहे हैं, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यूड अंडर द क्लैरिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ से मैं उठा के आपको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ बेयर टेक्स्ट। आई थिंक ये डाउट भी आपका सोल्व हो गया होगा। तो जो हमने अब टेक्स्ट में पढ़ा था, अपने नोट्स में पढ़ा था, उसको हम बुक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। सो डेट मैं आपको इंटरलिंक करा दूं कि मैंने नोट्स यहीं से बनाए हैं, मैं कोई मतलब उड़ा के नहीं लेके आती इधर उधर से, ठीक है। Certain other laws and regulation may need particular attention by the auditor because they have a fundamental effect on the operation of the entity. Fundamental effect हमने पढ़ा है, देखो देखो यहाँ देखो, फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑन दी ऑपरेशन। और उसके मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिए, एक बैंक का दे दिया, एक NBFC का दे दिया, फार्मा का दे दिया और टेलीकॉम का दे दिया, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन दैट हैव द फंडामेंटल इफेक्ट ऑन द operation of the entity may cause the entity to cease the operation or call into the question the entity's continuance as a going concern। यही लिखा था मैंने नोट्स में। अब एकदम से मैं आपको पैराग्राफ में पढ़ा देती तो क्या आपको समझ आता, नहीं आता। दैट्स वाई कि मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आती हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, बैंक नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का आपको एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद टू इलस्ट्रेट फर्दर अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइट हैव टू सीज द कैरी on business of NBFC institution if it fails to obtain certification from registration, ठीक है। फिर उसके बाद नेट ऑन फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो उसने सीज कर दी, वो नहीं कंप्लाई करी तो भी उसका ऑपरेशन सीज हो सकता है। उसके बाद देयर आर ऑल्सो मैनी लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटिंग प्रिंसिपली to operating aspect of the entity that typically don't affect the financial statement are not captured by the entity's information system। और कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो कि एंटिटी का सिस्टम जो कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे कि हम लेबर को मिनिमम वेज दे रहे हैं, अब इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी होती है सिस्टम में। ये अपना कौन सा हो गया, पैराग्राफ 2 का हो गया कि अदर लॉज। As financial reporting consequences of other laws and the regulation can vary depending on the entity's operation, the audit procedure required by are directed to bringing auditors' attention instances of the non-compliance with the laws and regulation that may have material effect on the financial statement। इसमें यही बोला है। अब इस पैराग्राफ को मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकती थी, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दी हैंड रिटन नोट्स का हेल्प। अब बात करते हैं नॉन कंप्लायंस ब्रॉट टू द ऑडिटर्स अटेंशन बाय द अदर ऑडिट प्रोसीजर। अब अदर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं जिससे कि मैं नॉन कंप्लायंस का पता लगा सकती हूँ, जैसे कि रीडिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, फिर इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन हाउस लीगल काउंसिल और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कंसर्निंग लिटिगेशन क्लेम एंड द असेसमेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में पढ़ाया था, राइट। तो कोई इसमें कंफ्यूजन है नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से आप देख पा रहे होगे कि मैं वही
कंटेंट आपको एक लेक्चर में डबल डबल बार पढ़ा रही हूँ, पहले अपने हैंड रिटन नोट से कि आई कैची रहे और आप अटेंटिव हो के सुनो, एंड देन उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेयर ऐसे का ऑडिट लैंग्वेज, जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो सके। मतलब 2 बार तो आप मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, तीसरी बार अपने साथ पढ़ोगे, चौथी बार इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, तो ऑडिट से प्यार क्यों नहीं होगा आपको? इट्स अ सब्जेक्ट जिसे कि वी शुड ऑल हैव लव्ड। Performing substantive test of the detail of the class of transaction, account balance and the disclosure। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को देखना है, अकाउंट बैलेंसेस को देखना है एंड डिस्क्लोजर्स को हमें देखना है, उस पर परफॉर्म करना है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स। यानी कि अभी वैसे कि ऐसे 300 सीरीज में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग। पूरा पूरा अपना ऐसे 1315 है इसके ऊपर, एंड रिस्पॉन्स टू असेस द रिस्क अपना ऐसे 330 है, तो वहाँ हम इसको देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर किए। फर्स्ट वॉज क्या था? इवेल्युएशन, ऑडिटर्स इवेल्युएशन देखा था हमने, मैटर्स रेलिवेंट फॉर द ऑडिटर्स इवेल्युएशन। एंड उसके बाद हमने देखा था प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिस ऑफ द नॉन कंप्लायंस अदर लॉज एंड रेगुलेशन, जिसमें बैंकिंग, एनबीएफसी, टेलीकॉम और फार्मा का एग्जांपल मैंने दिया। उसके बाद अदर लॉज में मैंने बताया कि हम स्टार्टिंग से तो मतलब ये प्लान नहीं करके चलेगी कि वॉयलेट करना है और प्रोविजन बना के रखेगी और कोई ऐसे लोग बोलेगा भी नहीं मुझे, तो जब ये नॉन कंप्लाइंट होगी तब मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? उसको आइडेंटिफाई करना है नॉन कंप्लाइंसेस को, ना कि ये रिपोर्ट करना है कि सारे लॉज कंप्लाइंट है। बहुत अंतर है इस बात में, इसको दोबारा सुनना। हालांकि मैंने मेन जब मैं समझा रही थी तभी भी इसको 3-4 बार रिपीट किया है, एंड देन उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स तो है ही जो आपको देखने हैं। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो टू वाइंड अप द लेक्चर, एंड शुड आई मेक यू राइट द थिंग्स? यस ऑफ कोर्स आई विल, एज यूजुअल। तो यहाँ पे हमने बात किया किसका? तो बैंकिंग का, बैंक का हो गया कैपिटल एडिक्वेसी, एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद टेलीकॉम स्पेक्ट्रम चार्जेस और कंडीशंस, देन वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फार्मा ड्रग रेगुलेशंस। इसमें ही सारा समराइज हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा था पेनल्टीज आ सकती है, पेनल्टीज, फाइन्स एंड इवन क्लोजर ऑफ बिजनेस। बस सिंपल इतना ही था। उसके बाद नॉन कंप्लाइंस के अदर ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए, जिसमें कि हमें मोम पढ़ना है, रीडिंग द मिनट्स, उसके बाद इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एंड इन हाउस लीगल काउंसिल, एंड यू कैन आल्सो इंक्वायर विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, and then performing the substantive test of details of the class of transaction, account balance and disclosure. I think we are good to go to wind up this lecture. Keep revising. Good evening and take care for the rest of the day.